नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। सो इसको हम शॉर्ट में MRPL के नाम से भी जानते हैं। इस स्टॉक के लिए मेरे व्यूअर हैं एक, उन्होंने बोला था कि इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाइए। सो आज मुझे टाइम मिला, सो मेरे को लगा कि मैं इसको डिटेल में एक बार बता दूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये स्टॉक 241 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने फ्राइडे को 1.37% का डाउन मूव दिया है। इसकी मार्केट कैप है 42,246 करोड़ की एंड प्रमोटर होल्डिंग है 88.6% की। सो फेस वैल्यू है 10 एंड डिविडेंड ये थोड़ा बहुत देता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका जाने की कंपनी करती क्या है। सो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MRPL was set up as a joint venture between the AB Birla Group and Hindustan Petroleum Corporation Limited. So basically ये AB Birla Group एंड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जॉइंट वेंचर था। मतलब इन दोनों कंपनीज ने एक साथ मिलके एक कंपनी स्टार्ट करी थी। ठीक है, इट इज नाउ अ सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC के जिसके हम नाम से जानते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट तो इन दो कंपनीज ने किया था, पर अब ये जो है ONGC की सब्सिडरी है। ठीक है, द कंपनी इज मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ एविएशन फ्यूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल आउटलेट एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स। सो बेसिकली इसका मेन जो है कोर बिजनेस जो है वो ऑयल से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल बिजनेस एंड ट्रेडिंग एविएशन फ्यूल। तो जो मतलब प्लेन्स एंड ऑल में, एरोप्लेन्स एंड ऑल में जो फ्यूल डलता है वो उसमें है, ये डील करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस जो उनका कोर बिजनेस है वो अच्छा है। ठीक है, तो फंडामेंटली बात करें तो ये स्टॉक जो है 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड करे, जो कि एक अच्छी बात है एंड मीडियन से छोटू सा ऊपर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार सेल्स एंड मार्जिन देख लेते हैं तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो काफी गंदे तरीके से हिला हुआ है, बट एंड सेल्स भी इसकी कम हुई है, बट ये कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। Q3 में इन्होंने कम बैक करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। देखिए रिजल्ट जो है इसका कुछ खासा अच्छा नहीं आया है और रिजल्ट अच्छा ना आने का एक रीजन भी है। देखिए सेल्स में अगर देखें तो सेल्स में काफी अच्छा जंप देखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे ना एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ गए और जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 के आसपास का डिफरेंस है एंड यहाँ पे 1000 के आसपास का डिफरेंस भी नहीं बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है एंड इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए लगा लूं। सो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स तो बड़ी है, ये कंसोलिडेटेड इसका रिजल्ट है। सेल्स तो यहाँ से जंप किया है बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से ये कम है। ठीक है, तो टोटल सेल्स की बात करें तो टोटल सेल्स का भी यही हाल है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप किया है, पर प्रीवियस क्वार्टर से इसका काफी बुरा हाल है। मतलब काफी बुरा हाल तो क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत छोटे मोटे फर्क तो है। ये देखिए अब एक्सपेंसेस, यहाँ पे ना देखिए एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ गए। पिछली बार थे 15,618 एंड इस बार है 23,357 एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें तो 24,495 है। तो मतलब प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो कम है एक्सपेंसिव, बट प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज्यादा आए हैं। उसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, क्योंकि अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछली बार थे 21,000 के आसपास, इस बार है 27,000 के आसपास, मतलब 28,000 ऑलमोस्ट रख लीजिए। एंड उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें, सॉरी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें तो 31,000 के आसपास थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका डिफरेंस तो यहाँ पे साफ साफ देखा गया है, राइट। तो इसका डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसमें भी फर्क देखा गया है। देखिए तो यहां पे मैं आपको बताऊं तो जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर की ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जस्ट अ सेकेंड मैं इसको जूम कर लेती हूं थोड़ा सा तो क्लियरली दिखेगा। हाँ जी, तो देखिए प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें सेम क्वार्टर की, तो देखिए प्रीवियस ईयर में ना माइनस में था, इसका रिजल्ट जो था वो माइनस में आया था। ठीक है, मतलब लॉस में थी ये कंपनी। इस बार अच्छी बात ये है कि ये प्रॉफिट में है, माइनस में नहीं है, बट प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफी तगड़ा डाउन देखा गया है और वो यही है क्योंकि इस बार एक्सपेंसेस इसके बहुत ज्यादा आ गए। आप अगर थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे तो यहाँ पे
जो सेल्स आई है, सेल्स तो बड़ी हैं, सेल्स बड़ी है 6000 पॉइंट के आसपास सेल्स बड़ी है, एंड इसमें भी टोटल में भी 6000 के आसपास बड़ा है। बट यहाँ पे अगर इस पे देखा जाए कि एक्सपेंसेस के ऊपर, तो ये 8000 के आसपास कम है, 8 के 9000, ये 29,000 के आसपास है, तो 9000 के आसपास कम है। तो उसका फर्क हमें साफ साफ यहाँ पे देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, ठीक है, जो कि है ये। अगर यहाँ पे अगर हमारा 8000 के आसपास आ जाता था, अगर वो उतना नहीं जाता, हमारे एक्सपेंसेस सेम रहते प्रीवियस क्वार्टर के साथ, तो 8 में ये प्लस कर लेते तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी माइनस में रहता, पर उतना ज्यादा फर्क हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये तो हुई डिटेल में क्वार्टर रिजल्ट की बात। अब चलते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, जो प्रमोटर्स का है वो काफी तगड़े तरीके से इंटैक्ट है, पहले से ही इनका काफी अच्छा है, इन्होंने बिल्कुल भी अपनी होल्डिंग नहीं कम करी है। उल्टा एफआईआईज एंड डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सितंबर में बहुत छोटी सी होल्डिंग ली थी, बट दिसंबर में उनकी होल्डिंग खत्म हो गई। अब एक और अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे एफआईआईज एंड डीआईआईज ने होल्डिंग तो बढ़ाई है, पर यूजुअली क्या करते हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग दे देते हैं कई बार एफआईआईज एंड डीआईआईज को, पर यहाँ पे एफआईआईज एंड डीआईआईज को प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ना देके पब्लिक के पास से ओपन मार्केट में प्रोबेबली ये उठाया गया है एफआईआईज एंड डीआईआईज के द्वारा। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। जो देखिए, जब कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करती है ना, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न वाला पॉइंट हो जाता है, पर जब पब्लिक की होल्डिंग कम होती है ना, वो एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। एंड देखिए, कोई अपनी होल्डिंग क्यों अपने पास बना करेगा, कोई वो स्टॉक अपने पास तभी रखेगा उसके शेयर्स जब उसको पता होगा कि इसका फ्यूचर अच्छा है, इसका विजन है एंड ये ग्रो करने वाली है, तभी रखते हैं। तभी हम पब्लिक से ये ले लिए जाते हैं, और क्योंकि उनको विश्वास होता है अपनी कंपनी में, तभी वो अपनी होल्डिंग भी कम नहीं करते और ओपन मार्केट से उठा भी लेते हैं, ठीक है। तो आ गए हम अब चार्ट पे। तो चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया है EMA क्रॉस का, एंड एक ऑसिलेटर लगाया है RSI का, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने प्राइस रेंज लगाई है, वो मैंने पुराना पैटर्न ऑब्जर्व करके थोड़ा सा किया है कि ये क्या करता है। तो ये मैंने क्यों लगाया है, देखिए पहले तो मैं EMA क्रॉस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे दिया था इसने ग्रीन क्रॉस, पहले भी दिया था बट फिर रेड क्रॉस आ गया, फिर इसने ग्रीन क्रॉस दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बार जब जंप करता है तो काफी देर कंसोलिडेट भी करता है, ये छोटू सा कर्व भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब इसने ग्रीन क्रॉस दिया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं पहले से देखते हैं वीडियोस, उनको पता है कि EMA क्रॉस क्या है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं तो इसकी कुछ मैं यहाँ पे सेटिंग भी चेंज करती हूँ, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहे एक्सप्लेन कर दूंगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो EMA क्रॉस इसने ग्रीन वाला दिया था, एंड तब से ये ऊपर ही जाए जा रहा है, ठीक है। इसका एक पैटर्न भी है छोटू सा जो इसने फॉलो किया है बीच में, वो है ये थोड़ा सा जाता है कंसोलिडेट करता है, फिर थोड़ा सा जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। मतलब ये देखा जाए तो हायर हाइज एंड हायर लोज का थोड़ा सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, अब ट्रेंड में ही चल रहा है। यहां से हम एक बार इसका ट्रेंड लाइन भी बना के देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि क्लियर बनेगी, पर हम कोशिश कर सकते हैं बनाने की। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है, इसको क्लोन करके देखेंगे अभी। तो ये कहीं ना कहीं इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है। ऊपर वाला हमारा मेरे को लगता नहीं है सेट बैठा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है 3 डॉट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये काफी सारे डॉट्स हमारे ऊपर भी मिल चुके हैं, ओके। तो अब इसको देखें तो देखिए, यहां से ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, वैसे ट्रेंड लाइन मुझे लगता नहीं है एक्यूरेट है, क्योंकि इसका चलो वैसे 45 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तब ये ट्रेंड लाइन मानी जाती है। नहीं तो ऐसे लेटा के बना देंगे तो वो ट्रेंड लाइन नहीं मानी जाती है। बट एनीवे, ये कहीं ना कहीं बन गया है हमारा वो एंगल। तो देखिए, ये जो चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, ये कोशिश करी इसने बाहर जाने की, नहीं जा पाया, एंड वॉल्यूम भी उतना अच्छा खासा आया था बट नहीं जा पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चैनल के ऊपर ही चले जा रहा था, उसकी बिल्कुल लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत छोटे छोटे अप मूव दे रहा था। बट यहाँ पे इसने जब ये रेजिस्टेंस तोड़ी है तो काफी भारी भरकम वॉल्यूम से तोड़ी है, एंड उसके बाद ये स्टॉक भाग गया है, ठीक है। और इसने जो मूव दिए हैं वो अभी तक ये 86% के आसपास के मूव दे चुका है, एंड पहले जो इसने मूव दिए थे वो दिए थे 126% के आसपास। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये किस आधार पे बनाया है, ठीक है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रेंज के इंडिकेटर पे। तो रेंज का इंडिकेटर ये मैंने लगा दिया है। देखिए, ये स्टॉक जो है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम कर लेते हैं नीचे।
सो 126 नहीं 179 मतलब 180% के आसपास इसने मूव दिए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने इंडिकेटर एक चेंज किया है जिसका नाम है रेंज डिटेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इसने ना एक रेंज बनाई है, वैसे तो इसने बड़ी सारी रेंज बनाई है एंड यहाँ पे रेड भी बनी है रेंज, ग्रीन भी बनी है। तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है कि रेंज में मिला हुआ स्टॉक पकड़ लीजिए, पर रेंज के में मिले हुए स्टॉक के ऊपर भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है पहले। अगर कोई चाहता है मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं वो भी कर सकती हूं, जैसे ही नेक्स्ट वीकेंड पे प्रोबेबली मैं वो कर दूंगी। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं हो। एनीवे, तो बैक टू द टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे ना ये रेंज से जब निकला तो ये 180% के आसपास भागा था, मतलब बीच में इसको हर्डल आए, इसने कंसोलिडेट किया, आरएसआई इसने करेक्ट करी, फिर धीरे धीरे भागा। तो अभी ये जो है ये भागा है 86% के आसपास। बट यहाँ पे हम देखेंगे इसका प्राइस बैंड तब कितना था, 20% का ही प्राइस बैंड था एंड इसका 20% का ही रहा इतना भागने के बाद भी। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये 6 अप्रैल को भागना चालू किया था एंड जून तक, 9 जून तक, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इसने दे दिए थे 180% के मूव। ठीक है, तो अभी ये 86% के मूव दे चुका है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसको अब किस तरह से रीड कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम अच्छा है इसने मार्केट में, इसको मैं एक बार हटा देती हूं। वॉल्यूम अच्छा है मार्केट में। इसने कल क्या किया है, फ्राइडे को फ्राइडे को यहाँ पे बायर्स एंड सेलर का काफी फाइट देखी गई है एंड कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर मतलब बराबर के ही इसमें रहे हैं, दोनों का बराबर का ही वो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी बन चुकी है। वैसे तो ये ऑल टाइम हाई पे है, इस टाइम पे छोटी सी रेजिस्टेंस भी बन चुकी है एंड ऑल टाइम हाई से इसने थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दी है, बट ये अपनी ओपनिंग से तो ऊपर ही क्लोज हुआ है। हालांकि ये मार्केट में माइनस 1.37 का मूव दिया है, इसने डाउन मूव दिया है, पर अपनी क्लोजिंग से ऊपर मूव दिया है, इसलिए ग्रीन लाइन है। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें, देखिए जब थर्सडे को वॉल्यूम आया था वो आया था 65 मिलियन के आसपास, मतलब 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था एंड जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया वो आया 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम। ठीक है, जो मुझे लग रहा है इसका पहला रीजन ये है क्योंकि स्टॉक पहले ही 80% के आसपास भाग चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है क्योंकि ये आरएसआई भी ऊपर है। तो मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि आरएसआई जो है एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर 0 से 100 के बीच में ही भाग सकता है। मैं इसकी सेटिंग हमेशा 40, 60 एंड 80 करके रखती हूँ एंड मुझे ये मतलब मेरी एनालिसिस में ये फिट बैठती है। कई लोग डिफरेंट भी सेटिंग रखते हैं पर मुझे मेरी एनालिसिस के लिए फिट बैठती है एंड जैसे ही ये मुझे ग्रीन शेड देता है यहाँ पे, मैं उसको लेमैन लैंग्वेज में ओवरबॉट जोन बोलती हूँ। वैसे टेक्निकल टर्म में इसको बोल सकते हैं कि वहां से रिवर्सल देखा जा सकता है, आरएसआई का करेक्शन देखी जा सकती है। ठीक है, तो अब देखिए इसके एंट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पे पहले ये स्टॉक 80% भाग चुका है। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा पिछले पैटर्न को रीड करके। ठीक है, पर उसको जाने से पहले, एक और मूव मिलने से पहले मुझे लगता है कि इसको सेटल होना जरूरी है आरएसआई को, क्योंकि आरएसआई के पास इतना रूम नहीं है एंड यहाँ पे दूसरा ये रीजन है मुझे कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये डाउन मूव देगा या यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ये बहुत छोटू मूव देगा। वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे कम हुआ है। हो सकता है मंडे को तगड़ा वॉल्यूम आ जाए एंड प्राइस बैंड की इसकी बात करें तो प्राइस बैंड जो है इसका 20% का ही अभी चेंज नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि काफी अच्छा मूव भी दे जाए। यहाँ पे इन्वेस्टर मीट की भी एक न्यूज आई, उसके बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री की बात करूं तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री अगर मुझे बोलते तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं लेती, क्योंकि आरएसआई मुझे लगता है सेटल होने की जरूरत है। अगर ये भाग भी गया तब भी ये रिस्की मूव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, हो सकता है ये भाग जाए, पर मैं बिल्कुल सेफ करके चलती हूँ, क्योंकि आपकी कैपिटल जो है वो एक विकेट है एंड बॉल्स तो बार बार आ जाएंगी, पर अगर आपकी विकेट गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं विकेट नहीं गंवाना चाहती, इसलिए मैं थोड़ा सेफ होके चलती हूँ कि बड़े लॉस से प्रॉफिट ना हुआ भला है, मैं लॉस में नहीं फंसना चाहती। तो इसलिए मैं उसी आधार पे आपको अपनी एनालिसिस देती हूँ कि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए एंड अगर मैं होती तो मैं नहीं बनाती। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो देखिए आरएसआई हाई है, तो मैं वेट करूंगी आरएसआई थोड़ा सा सेटल हो जाए और उसके बाद मैं अपनी एंट्री बनाऊंगी। ठीक है, एंड अभी उसकी न्यूज देख लेते हैं कि वो न्यूज क्या आई थी। बेसिकली मैंने ये न्यूज देखी नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं।
सो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस इतना बताया कि इनकी एक इन्वेस्टर मीट है एंड उसके बारे में बताया है इन्होंने, ज्यादा कोई न्यूज नहीं। तो अभी ऐसी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई न्यूज है बीएससी पे ऑफिशियली कि इसका अप या डाउन प्राइस में कोई फर्क पड़ेगा, बट मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा भाग सकता है अभी, बट आरएसआई को थोड़ा सेटल होने की जरूरत है। ठीक है, रेस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ ये सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। एंड अगर आप देख रहे हैं जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था कि आप बना सकते हैं, तो सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट बहुत लाइंड अप वीडियोस होती हैं तो इसलिए थोड़ी टाइम का क्रंच भी होता है, वो भी देखना होता है। तो मुझे पता है आपने 2 दिन पहले बोला था, इन 2 दिन में ये भाग गया, बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एनीवे, थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।